हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल दीवान और आज हम बात करने जा रहे हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। ये एक्ट 2012 में आया था, जिसका ड्राफ्ट 2011 में बिल के तौर पर रखा गया था पार्लियामेंट में। ठीक है। और ये जो पॉक्सो एक्ट है वो किस मिनिस्ट्री से डील करता है, क्योंकि ये चाइल्ड से रिलेटेड एक्ट है। तो वुमेन एंड चिल्ड्रंस की एक मिनिस्ट्री है अलग से, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है ना। उसी के द्वारा एक ड्राफ्ट रखा गया, ठीक है, पॉक्सो बिल के नाम से एक ड्राफ्ट बनाया गया और उस पॉक्सो बिल को पार्लियामेंट में रखा गया 2011 में। ठीक है। और 2012 में इसको एक्ट के तौर पर बना दिया गया, जिसको असेंट प्रेसिडेंट ने 19 जून को दी थी। कब दी थी? 19 जून को 2012 में। और इस एक्ट को इन्फोर्स कर दिया गया 14 नवंबर को। ये 14 नवंबर में इन्फोर्स हो गया था 2012 में। ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी सारी। अब मेन बात आती है भाई, ये पॉक्सो एक्ट को लाया क्यों गया, इसका क्या कारण था इसको लाने का। क्योंकि हम देखते रहते हैं कि भाई काफ़ी ऑफेंसेस चिल्ड्रन के अगेंस्ट, चाइल्ड के अगेंस्ट होते ही रहते हैं। कोई ना कोई बच्चे को किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। काफ़ी उस टाइम पर काफ़ी रिपोर्ट्स आई। उन रिपोर्ट्स के आधार पर देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो ऑफेंसेस कमिट होते हैं वो केवल और केवल बच्चों के साथ ही होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं या 16 साल से कम उम्र के हैं। उन्हीं बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा ऑफेंसेस क्रिएट होते हैं, है ना। और वो भी कैसे ऑफेंसेस? सेक्सुअल ऑफेंस। अब ऐसा नहीं है कि केवल सेक्सुअल ऑफेंस बच्चों, लड़कियों के साथ ही होते हैं, जिसमें बालक भी शामिल हैं, मतलब बच्चे जो लड़के हैं वो भी शामिल हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी चाइल्ड लिखा आएगा तो चाइल्ड का मतलब अपन को क्या समझना पड़ेगा? वो गर्ल भी हो सकती है और वो कौन हो सकता है? बॉय भी हो सकता है। ठीक है ना। तो चाइल्ड का मतलब लड़की और लड़के दोनों से है। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे बहुत सारे केस हैं जो नेशनल लेवल पर उठे हुए हैं, जैसे आपने उन्नाव केस के बारे में सुना होगा। ठीक है। उन्नाव केस है, कठुआ कांड है, कठुआ केस कहते हैं जैसे अपन। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो उस टाइम पर, मतलब 2017 में हुए, 2019 में हुए हैं। ठीक है ना। इस तरीके के केसेस इस एक्ट के आने के बावजूद भी हो रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर फिर भी ये जो ऑफेंसेस हैं, जो बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, उनको रोका नहीं जा पा रहा है किसी भी तरीके से। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि इस एक्ट, ये जो एक्ट है वो कौन से नंबर का एक्ट है? 2012 का 32वें नंबर का एक्ट है, 32। कौन से एक्ट नंबर क्या है इस एक्ट का? एक्ट नंबर है 32। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर इसके अलावा इसके अंदर कितने चैप्टर दे रखे हैं? इसमें टोटल चैप्टर इस एक्ट के अंदर 9 चैप्टर हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 9 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर एक शेड्यूल भी दी हुई है। ठीक है। एक शेड्यूल को भी इसमें दिखाया गया है ना। तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है इसका। इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपको इस चैप्टर, इस एक्ट के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो किसके साथ हो रहे हैं? चिल्ड्रंस के साथ हो रहे हैं। चिल्ड्रन में कौन आ गए? लड़का भी आ गया और लड़की भी आ गया, लड़की भी आ गई। तो उन बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हो रहे हैं, उनसे उन बच्चों को प्रोटेक्शन दिलवाना का काम कौन करेगा? ये एक्ट करेगा। इस एक्ट को संविधान के अनुसार किस प्रोविजन के अंतर्गत लाया गया? कौन सा आर्टिकल है जो किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी महिला के लिए कोई स्पेशल एक्ट लाने के लिए बात करता है? तो आपने पढ़ा हो तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 इस बात के बारे में कहता है कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून लाए जा सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट
क्या कर सकती है, उनके लिए स्पेशली लॉ बना सकती है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत इस प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज बताई हुई हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट के बारे में बता रखा है और डेफिनेशंस के बारे में बता रखा है इस चैप्टर के अंदर। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में क्या बता रखा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में चैप्टर 2 में बता रखा है, और उनकी पनिशमेंट क्या क्या होगी उसके बारे में बता रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितनी भी पनिशमेंट हैं, जितने भी ऑफेंसेस हैं, उनके सेक्शंस आपको याद रखने होंगे। ये क्वेश्चंस, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब वो ऑफेंसेस कौन कौन से हैं देखिए। पहले तो बता रखा है, इसमें क्या है, एक लॉस बता रखा है, उसमें बता रखा है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। मतलब पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब हुआ कि भाई लैंगिक हमला। सेक्सुअल असॉल्ट मतलब क्या हुआ, लैंगिक हमला। और पेनेट्रेटिव का मतलब होता है एंटर करना या क्या करना, प्रवेश करना, अगर हिंदी में कहें तो सेक्सुअल असॉल्ट मतलब किसी बच्चे के साथ, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, लैंगिक हमला किया जाता है किसी भी प्रकार का, तो उसकी पनिशमेंट के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। और पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है उसके बारे में सेक्शन 3 बात करता है, और उसकी पनिशमेंट सेक्शन 4 बताता है। इसी के साथ इसका बी देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 का बी क्लॉज क्या कहता है, जिसमें बता रखा है एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और पनिशमेंट के बारे में। जहाँ पे क्या बताया हुआ है कि भाई एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। तो एग्रावेटेड का मतलब क्या होता है, गंभीर। मतलब पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो तो है ही, है ना, वो तो एक ऑफेंस है, लेकिन उस ऑफेंस को भी गंभीरता से, उसका भी भयानक रूप, मतलब अपर लेवल की बात की जा रही है, और भी भयानक रूप हो जाता है, उसे कहते हैं एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब ये कौन करते हैं, ये किस तरीके से होता है, तो सेक्शन 5 में बता रखा है एग्रावेटिव पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, कि उसकी एक पूरी डेफिनेशन बता रखी है। कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति के द्वारा, जो जैसे मान लो कोई पुलिस अफसर है ना, पुलिस ऑफिसर है, या कोई डॉक्टर है, या फैमिली मेम्बर है, अगर इनके द्वारा कोई भी इस तरह, या स्टाफ जहाँ पर बच्चे रहते हो, इंचार्ज हो बच्चे का, या किसी की कस्टडी में अगर कोई बच्चा रह रहा है, तो उस व्यक्ति के द्वारा, जिसकी ड्यूटी थी उसको प्रोटेक्शन देने की, और उस व्यक्ति ने ही उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो एक तरह से भयानक ही हो गया ना, वो गंभीर हो गया, है ना, हिंसक, और ज़्यादा हिंसक होगी वो ऑफेंस। तो इसलिए उसको क्या कहा गया है डेफिनेशन में, एग्रावेटेड पेनेट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट। तो उसके लिए ज़्यादा, भाई एग्रावेटेड है, ज़्यादा गंभीर है वो ऑफेंस, तो उसके लिए पनिशमेंट भी उसी हिसाब की बताई हुई है सेक्शन 6 के अंतर्गत। जब हम इसे पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। इसी के साथ इसका जो चैप्टर 2 का सब क्लॉज सी है, इसमें देख लेते हैं क्या बता रखा है, सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। कि किसी बच्चे के साथ, बच्चे का मतलब मैंने आपको बताया कि लड़का भी हो सकती है, वो लड़की भी हो सकती है, उसके साथ किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है और सेक्सुअल असॉल्ट में क्या अंतर है। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो वो हो गया जिसके अंदर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के वेजिना में, उसके माउथ, है ना, उसके तो उसमें पेनिट्रेटिव करता है, एंटर करता है अपना पेनिस। ठीक है, तो उसको तो कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर किसी भी चीज़ को पेनिट्रेटिव नहीं किया जाता है, प्रवेश नहीं करवाया जाता है, केवल टच के आधार पर ही ये ऑफेंस कमिट होता है ना। तो उसी की पनिशमेंट के बारे में सेक्शन 8 में बताया हुआ है।
तो क्या सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट होगी उसके बारे में सेक्शन 8 में बता रखा है। इसके अलावा इस सेकंड नंबर का जो चैप्टर है इसका जो डी क्लॉज है वो क्या कहता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए डी क्लॉज में क्या बता रखा है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयर ऑफ। अब एग्रावेटेड मतलब सेक्सुअल असॉल्ट जो किया गया था उसके भी आगे की लेवल पर ये एग्रावेटेड किया गया है, हिंसक और ज़्यादा हिंसक सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस किया है। अब उसी के बारे में सेक्शन 9 में बता रखा है कि ये क्या होगा, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को क्या कौन सा ऑफेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से जो सेक्शन 5 में बता रखा था, एग्रावेटेड पेनेट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब जिस व्यक्ति की ड्यूटी है, जिसकी कस्टडी में बच्चे को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, है ना, बच्चे को संरक्षण मिलना चाहिए, उसी के द्वारा अगर कोई भी तरीके का ऑफेंस कमिट किया जाता है, वो भी क्या किया जाता है ऑफेंस में, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर रखा गया, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग या मान लो उस पुलिस ऑफिसर की जो कस्टडी में रखा गया था वो बच्चा, तो उसके द्वारा पुलिस ऑफिसर जो है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो मेंबर हैं उनके द्वारा ही क्या किया गया, उस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, ठीक है। तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक तरह से एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। तो उसी की पनिशमेंट यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 में दी हुई है। इसी के साथ आगे क्या बता रखा है, देखिए ये क्या बता रखा है, चैप्टर 2 का जो क्लॉज ई है इसके अंदर भी बता रखा है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है उसके बारे में सेक्शन 11 में बता रखा है, और उसकी पनिशमेंट को सेक्शन 12 में डिफाइन कर रखा है। तो जब इसे हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। इसी के साथ चैप्टर 3 बता रखा है। चैप्टर 3 में बता रखा है यूजिंग चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पज एंड पनिशमेंट। अब पोर्नोग्राफिक पर्पज क्या होता है, जैसे मान लो किसी बच्चे के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनका क्या करा जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है, उसे मीडिया पे डिस्प्ले किया जा रहा है ना, या फोटो खींचे जा रहे हैं उसके, उनको क्या किया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए उस बच्चे का यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके बारे में सेक्शन नंबर 13 में बता रखा है। और उसकी पनिशमेंट क्या होगी, है ना, अगर कि बच्चे की पोर्नोग्राफी की जाती है, ठीक है, तो उसके ऑर्गन्स को या सेक्सुअल एक्ट अगर बच्चे के साथ किया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है ना, तो इस पर्पज से अगर काम किया जा रहा है तो वो पोर्नोग्राफिक पर्पज हो गया। तो अगर इस तरीके से बच्चे का यूज किया जा रहा है तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 14 और सेक्शन 15 में बताई हुई है, ठीक है। तो इस चैप्टर 3 के अंतर्गत इसी तरीके से हमारे पास चैप्टर 4 है। क्या कह रहा है, अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अगर ये जो ऑफेंसेस बता रखे हैं जो अभी तक अपने चैप्टर 3 में पढ़े हैं, चैप्टर 2 में पढ़े, तो उन ऑफेंसेस को अबेट किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को उकसाया जा रहा है कि ऐसे ऑफेंस को करने के लिए, या क्या किया जा रहा है, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए का अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी सेक्शन 16 में बता रखा है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस क्या होगा और उसकी पनिशमेंट ऑफ फॉर अबेटमेंट क्या होगी, उसके बारे में 17 में बता रखा है। और 18 में बता रखा है कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है, अगर ऐसा ऑफेंस को अटेम्प्ट टू कमिट करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। मतलब उसने ऑफेंस नहीं किया, केवल अटेम्प्ट किया उसको, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर नंबर 4 के बारे में पता चल गया कि इसमें टोटल सेक्शन कितने हो गए, 3 सेक्शन बता रखे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 में कितने बता रखे हैं, उसमें भी 3 सेक्शन बता रखे हैं। अब ऐसे ही चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, देखिए चैप्टर नंबर 5 बताता है प्रोसीजर फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ द कास्ट। जो भी केसेस हैं उनकी रिपोर्टिंग करना, है ना, जो भी ऑफेंसेस हुए हैं बच्चे के खिलाफ, बच्चे के अगेंस्ट, उनकी कैसे रिपोर्टिंग की जाएगी, उसके प्रोसीजर के बारे में क्या यहाँ पे बता रखा है, चैप्टर नंबर 5 में बता रखा है। क्या मीडिया की ऑब्लिगेशंस होंगी, है ना, और पनिशमेंट क्या होगी अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते हैं, और पनिशमेंट क्या होगी अगर वो फॉल्स कंप्लेंट के लिए क्या पनिशमेंट होगी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। इन सब चीज़ों के बारे में चैप्टर नंबर 5 में बता रखा है,
ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी चैप्टर नंबर 5 की। इसी के साथ हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर नंबर 6 में क्या बताया हुआ है ये देख लेते हैं। प्रोसीजर फॉर द रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो चाइल्ड जिसके साथ किसी तरीके की दुर्घटना हुई है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उस बच्चे के साथ, तो अब उसके एविडेंस भी तो रिकॉर्ड की जाएंगे ना, जो स्टेटमेंट उसके रिकॉर्ड की जाएंगे उसके बारे में प्रोसीजर बता रखा है चैप्टर नंबर 6 में। इसमें टोटल सेक्शन बता रखे हैं 4। कितने सेक्शन बता रखे हैं? 4 सेक्शन बता रखे हैं। देखिए कौन कौन से हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। भाई चाइल्ड के जो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग की जाएगी वो किसके समक्ष होगी? मजिस्ट्रेट के सामने होगी। उसके बारे में प्रोविजन बता रखा है 25 में। 26 क्या बताता है? एडिशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डिंग। अन्य मतलब जब बच्चे की रिकॉर्डिंग की जाएगी, स्टेटमेंट जो बच्चा जो विक्टिम है, जो विटनेस है, ऐसे बच्चों की जो रिकॉर्डिंग की जाएगी उसके लिए एडिशनल प्रोविजन कहाँ पर बता रखे हैं? सेक्शन नंबर 26 में। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब जिस बच्चे जो बच्चा विक्टिम है जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा, तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 27 के तहत किया जाएगा। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर नंबर 7 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या बताता है? देखिए यहाँ पे बता रखा है स्पेशल कोर्ट। चैप्टर नंबर 7 में क्या बता रखा है? स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। तो पूरा चैप्टर क्या बताएगा? स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताएगा। स्पेशल कोर्ट्स की डेजिग्नेशन क्या होगी, प्रिजम्पशंस, कौन कौन से ऑफेंस के लिए क्या प्रिजम्पशन करेगा स्पेशल कोर्ट, है ना। और आगे क्या बता रहा है? सेक्शन 30 में बता रखा है प्रिजम्पशन ऑफ द कल्पेबल मेंटल स्टेट, कि मेंटल स्टेट जो है उसकी प्रिजम्पशन क्या होगी। स्पेशल कोर्ट क्या सीआरपीसी के तहत प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा, उसके हिसाब से प्रोसीडिंग चलाएगा। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और इस स्पेशल कोर्ट जो पॉक्सो कोर्ट कहलाती है, इसके अंदर जो वकील काम करेंगे वो उनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। तो वो क्या काम करेंगे? क्या वो स्पेशल ही पॉक्सो के जो केसेस हैं उनको ही डील करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में सेक्शन 32 बताता है। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में कितने सेक्शन बता रखे हैं? 33 से लेकर के 38 तक बता रखे हैं, जिसमें बता रखा है पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। जो एविडेंसेस की रिकॉर्डिंग की जा रही है उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, और स्पेशल कोर्ट के द्वारा क्या पावर्स का, कौन कौन सी पावर्स होंगी और क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा। तो उन सब चीज़ों के बारे में कहाँ पे बता रखा है? चैप्टर नंबर 8 में बता रखा है। ठीक है, जब हम इसे पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। और इसी के साथ हम चैप्टर 9 की बात कर लेते हैं, जो लास्ट और फाइनल चैप्टर है इस एक्ट का, पॉक्सो एक्ट का। तो इसका चैप्टर का नाम क्या है? इसका क्या टाइटल है? मिसलीनियस। तो मिसलीनियस के नाम से ही हमें समझ में आता है कि जो भी इस एक्ट के जो जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स रहे हैं, चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के, जो भी सब्जेक्ट मैटर को डील नहीं किया गया है उन चैप्टर्स के अंदर, उनमें बताया नहीं गया है, उन सभी सब्जेक्ट के ऊपर जो मिसलीनियस चैप्टर है उसके अंदर उनको डाल दिया गया है। तो जिन सब्जेक्ट मैटर के ऊपर प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर बात नहीं की गई है, उन सब चैप्टर्स को कहाँ पे मिलेंगे? वो सारे रिमेनिंग बातें वो 39 से लेकर के 46 के अंतर्गत बताई गई हैं चैप्टर नंबर 9 में, मिसलीनियस चैप्टर में। ठीक है, और एक इसके अंदर शेड्यूल दे रखी है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई पॉक्सो एक्ट के अंदर कितनी शेड्यूल है, तो आप बता सकते हैं एक ही शेड्यूल है उसके अंदर। आपसे पूछा जाए कि भाई चैप्टर कितने हैं टोटल इसमें, तो आप बता सकते हो टोटल पॉक्सो एक्ट के अंदर 9 चैप्टर्स हैं। और कितने सेक्शंस हैं टोटल इसमें, तो आप बता सकते हो चैप्टर तो हैं इसमें 9 टोटल। ठीक है, और सेक्शंस कितने टोटल इसमें? 46। और शेड्यूल कितनी है इसमें? तो 1 है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें इस एक्ट की आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो इस एक्ट का आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। अब हम एक एक पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है।